कच्चे तेल की नरमी से अमेरिकी बाजार फिसले, डाउ 250 अंक और नेस्डेक 1% गिरा। एशियाई बाजारों में भी दबाव, एसजेएक्स निफ्टी 8,750 के करीब। अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेड की बैठक पर है सबकी नजर। कोल इंडिया के कमजोर नतीजे, मुनाफा और आय में गिरावट। टाटा स्टील ने भी किया निराश, घाटा करीब 10 गुना बढ़ा, हालांकि मार्जिन्स में आया सुधार। कैन वेदांता के मर्जर की आखिरी बाधा भी दूर, कैन के छोटे शेयरधारकों ने भी दी विलय को मंजूरी। मार्च 2017 तक डील पूरी होने की उम्मीद। हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को अलग करके लिस्ट कराएगी रिलायंस कैपिटल, शेयरधारकों को एक शेयर के बदले मिलेगा एक शेयर। आज बोर्ड बैठक में एयरसेल मर्जर पर आरकॉम कर सकती है बड़ा ऐलान, नतीजे भी आज ही आएंगे। मुनाफा 20% गिरने की आशंका। और आज खुलेगा ऑटो एंसिलरी कंपनी जीएनए एक्सेल्स का आईपीओ, प्राइस बैंड 205 से 207 रुपए। एंकर इन्वेस्टर से जुड़ रहा है 38 करोड़ रुपए। दुनिया भर के बाजारों में चल रहा है भारी उतार चढ़ाव के साथ कमजोरी का माहौल, और सोमवार की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार क्या आज संभलेंगे या कुछ और गिरावट होगी, और कैसे करें इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार को आप ट्रेड। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आज भारतीय बाजारों को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन देखिए, भारतीय बाजारों को आज यूएस के 2 दिन के ट्रेड के ऊपर एक्ट करना है, और हमने देखा सोमवार को जब भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद यूएस के मार्केट्स में एक रिकवरी बनती हुई नजर आई। लेकिन मंगलवार को देखिए, यानी कल के दिन यूएस में फिर से गिरावट, और वो भी 250 पॉइंट से ज्यादा की 1.5% नीचे यूएस के मार्केट जाकर बंद हुए। इवन यूरोप के मार्केट्स देखिए आधे % की गिरावट के साथ वहां पर कारोबार कर रहे थे। तो अच्छे संकेत नहीं दिख रहे यूएस और यूरोप से। और एशियाई बाजारों पर अगर इस समय आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि एक मिक्स सा कारोबार हो रहा है। शंघाई में गिरावट है, कोस्पी हरे निशान में। हांगकांग में देखिए थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, बल्कि वॉलेटाइल देखे जा रहे हैं बाजार। वॉलेटिलिटी क्या जारी रह सकती है जब तक फेड की बैठक अब निकल नहीं जाती 20-21 तारीख को? क्या इसी वॉलेटिलिटी के साथ भारतीय बाजार भी आज ट्रेड करेंगे? आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के एक्शन को? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और यही बात हम सोमवार को कर रहे थे कि आप 20-21 तारीख तक बाजार को इसी तरह अंदाजा लगाना ही मुश्किल काम है। एक दिन डाउ 400 गिरता है, दूसरे दिन 200 बढ़ता है, तीसरे दिन फिर से 250 गिरता है। तो हो सकता है वॉलेटिलिटी में थोड़ी कमी आ जाए। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हम बात कर रहे थे कि 1970 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब अमेरिकी बाजार इतने लंबे समय तक आधे % की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे। तो कहीं कहीं तो उतार चढ़ाव बढ़ना है, हमेशा बाजार खामोश रह नहीं सकते। तो वो खामोशी तोड़ी है बाजार ने, और क्या किस तरीके से तोड़ी ये देखने लायक है। तो कुछ और दिन इसी तरह के उतार चढ़ाव वाले हमें देखने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसे में 2-3 चीजें बेहद साफ है। पहली बात तो ये कि जब तक आप 8,800 को पार न करें तब तक तेजी के मूड में तो बिल्कुल ना आए। दूसरी बात, जब तक आप 8,800 के नीचे है तब तक हर उछाल में ये बिकवाली वाला मार्केट है। बाजार का ट्रेंड फिर से तेजी का तभी बनेगा जब आप 8,800 के ऊपर निकलकर टिक पाए, क्लोज दें। तीसरी बात, 8,600 8,800 की रेंज में उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है। और चौथी बात यह कि 8,600 अब निफ्टी पर एक बड़ा सपोर्ट है। इनफैक्ट रेंज दूं तो 8,500 से 8,600 शायद वो रेंज होगी जहां पर बाजार अपना एक बार करेक्शन पूरा करने की कोशिश करे, और उसके बाद अगर गिरना है तो फेड की बैठक के बाद होगा। तो फेड की बैठक के पहले उतार चढ़ाव और कमजोरी तो होगी, लेकिन बाजार 8,500 8,600 की रेंज को तोड़ेगा नहीं, ये डेटा से मुझे समझ में आता है। ऐसे में आज क्या करना है? जिस तरह के संकेत आपको एसजेएक्स निफ्टी से मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 8,715 पर हम क्लोज हुए थे सोमवार को, और 25-30 पॉइंट के प्रीमियम गिरने, तो 8,740-50 की रेंज में अगर खुलते हैं तो एकदम जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है यानी कि फ्लैट शुरुआत होगी। जितना 8,750 के नजदीक बेचेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और वहां खुले तो बेच ही देना चाहिए। तब स्टॉप लॉस भले 8,800 का रख लें, अदरवाइज थोड़ा फ्लैट खुले तो 8,750 का स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ 8,650 8,625 आपका लक्ष्य होगा निफ्टी पर। अगर खरीदारी करने का मूड है तो 8,600 8,625 की रेंज में खरीदारी करें। थोड़ा सा
वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करें। ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन वहां पर जरूर काटें। 8,600 के आसपास शॉर्ट कवर करने का आपको बेहतरीन मौका है, उस लेवल पर जरूर काटें। बैंक निफ्टी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जो मैं वायदा कारोबार के डेटा में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी जब तक 20,000 के पार नहीं निकलता तब तक आपको मंदी में ही रहना है, और 19,500 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप मंदी कर सकते हैं। तो कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा है, जो हम सोमवार को कह भी रहे थे कि कमजोरी बैंक निफ्टी से ही आएगी, वो अब भी दिख रही है। कमजोर सेक्टर्स आज थोड़े कम कर दिए हैं मैंने हेमंत। बैंक्स, एनबीएफसी और ऑटो, तीन ही सेक्टर मैंने कमजोरी की तरफ चुने। थोड़ी बहुत खरीदारी आईटी शेयरों से मिल सकती है। और आईटी शेयर में हमने देखा भी था, सोमवार को भी बाइंग बन रही थी, लोग छुपने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, लेकिन बुल्स जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि काश मंगलवार को भारतीय बाजार खुले होते, सोमवार को यूएस से अच्छे क्यूज आए थे, वो अचानक से देखिए कल जरूर गायब हो गए। और बुल्स को एक चीज और अच्छी लगी, और वो है आईआईपी और सीपीआई का आंकड़ा। आईआईपी घटा है, 7 महीने का सबसे निचला स्तर देखने को मिला है, और सीपीआई का आंकड़ा देखिए 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर महंगाई पहुंच जाए 5% के आसपास, तो रेट कट के होप्स उर्जित पटेल साहब से पहली पॉलिसी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 4 अक्टूबर के। ये कुछ मदद करने वाला है फैक्टर, या फिर ग्लोबल फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा आज के दिन बाजार पर? आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं बाजार के लिहाज से, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये गलत वक्त पर आए। इस वक्त हमारी नजर पूरी ग्लोबल मार्केट्स पर है। और दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग में रिपोर्ट पढ़ रहा था हेमंत, जो आपने दोनों आंकड़ों की बात की, आईआईपी 2.5% माइनस में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 25-25, 30% बढ़ रही है। ये पता नहीं ये कैसे हो सकता है, दोनों चीज, दो में से एक आंकड़ा गलत है। तो आप सही क्या मानेंगे? टैक्स कलेक्शन तो आपके सामने एकदम रियल मनी है, बिल्कुल। तो आईआईपी के आंकड़े -2.5% दिख रहे हैं, लेकिन शायद वो कहीं कहीं आईआईपी के आंकड़े बहुत लंबी होते हैं, उसको थोड़ा समझना काफी मुश्किल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये एक और पॉजिटिव चीज है दरअसल बुल्स के लिए, तो इसके ऊपर भी बाजार रिएक्ट करेगा। मतलब ये सब बड़े आंकड़े 2-4 हफ्ते, 4-6 महीने का व्यू रखे तो ये सब अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आज आपको 4-6 घंटे की ट्रेड देखनी है, तो ग्लोबल मार्केट से ठीक बात है, और ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि आप देखिए वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, शुक्रवार को नीचे, सोमवार को यूएस ऊपर, मंगलवार को नीचे, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आज बुधवार है, देखना होगा। लेकिन आज यूएस मार्केट्स टच होना, यूएस मार्केट्स किस तरह से कारोबार करते हैं उसी के ऊपर दारोमदार है। लेकिन आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे आज भारतीय बाजारों को ट्रेड करेंगे। वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद सोमवार को देखने को मिली, अब चार्ट कमजोर दिख रहे हैं, और लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, रेंज क्या रहने वाली है? क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि बाजार मेक और ब्रेक तो दिखाएगा 20 और 21 तारीख के बाद, लेकिन उससे पहले किस रेंज को ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग। आई थिंक मंडे को जो हुआ, अगर स्ट्रेंथ होती तो हमको बाउंस बैक करना चाहिए था, एटलीस्ट हमको 88-20 के आसपास बंद होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये एक बहुत ज्यादा निगेटिव संकेत है। पैटर्न वाइज डेली चार्ट्स में एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और आप सोचेंगे कि मंडे तक या फ्राइडे तक हम बहुत बुलिश थे, नए टॉप की बात कर रहे थे, और सडनली क्या हो गया? अभी चार्ट्स ये संकेत देते हैं, तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर ये वीकली चार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम 82, 83 की 8300 की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं 8600, 8800 की बात करूंगा। निफ्टी अगर आपको 20-25 पॉइंट, एक्चुअली निफ्टी नीचे नहीं है, 2 दिन का एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, तो हमको बेचना चाहिए 8820 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 8600, 8590। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 20,000 का एक अहम सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो मुझे लगता है 19,500 के आसपास जा सकता है, और 20,000 अपसाइड रेंज होंगी, तो 19,440 ये मेरा टारगेट बैंक निफ्टी में रहेगा। ओके, तो आइलैंड रिवर्सल ये वो शब्द है जो बागले साहब ने यूज किया, और अगर ये कह रहे हैं कि ये वीकी ऐसा रहा और वहां पर कमजोरी हुई तो फिर चिंता की बात हो सकती है। 8200, 8300 ये बड़े डराने वाले लेवल नजर आ रहे हैं। ये बताइए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एफआईएस की तरफ से भी काफी कमजोरी भरे आए हैं। सोमवार के दिन आप देखिए जो भारतीय बाजारों में करेक्शन देखने को मिला, 560 करोड़ रुपए की बिकवाली, और बड़ा दिनों बाद इस तरह का नंबर आता हुआ। कैश मार्केट की एफएनओ में किस तरह का आंकड़ा है? इवन डीआईएस ने ही सही देखिए बिकवाली उन्होंने भी करी है, 13 करोड़ की छोटी बिकवाली है, लेकिन वो तो पहले से ही बिकवाली कर रहे थे। खराब है और बहुत खराब है आंकड़े। और सोमवार को हम यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी गिरावट की वजह ग्लोबल भी छोड़ दीजिए, जहां खुलेंगे वहां से हम ऊपर नहीं उठेंगे। 30-40 पॉइंट की रिकवरी आ गई, 50 पॉइंट की तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा 8,700 का लो पहले 15 मिनट में बनाया, और 8,745 करीबन हाई था, यानी कि 40 पॉइंट से ज्यादा उठे ही नहीं। वही दिखता है निफ्टी में। देखिए बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और 4 दिन में
स्टॉक फ्यूचर्स 4,500 करोड़ के बेचे एफआई। बिल्कुल छोटा अमाउंट नहीं, 4,500। इंडेक्स फ्यूचर्स तो मैं गिन नहीं रहा, खाली स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मार्केट के आंकड़े मिलाकर देखें तो $1 बिलियन की बिकवाली 4 दिनों में हो चुकी है। जब एफआईज बेचने के मूड में है तो खरीदेगा कौन? डोमेस्टिक फंड्स नहीं खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स की हालत तो पतली है। तो फिर ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, गिरते हुए बाजार में जो एग्रेसिव सेलर है जिसको बेच के निकलना ही है, उसको रास्ता देने वाला कौन है? अगर उसको कोई रास्ता देने वाला नहीं है तो वो भाव तोड़कर बेचता है। ये आपने सोमवार को देखा कि इसी वजह से बाजार किसी लेवल से ऊपर उठ नहीं आ पाया। और ऐसा फिलहाल तो कोई रीजन लगता नहीं कि एफआईज अपना मूड बदले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इंडेक्स में अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे या वहां पर खरीदकर अपना पोर्टफोलियो हेज करने की कोशिश करेंगे। अब 600 करोड़ की कैश की बिकवाली, 600 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली और 922 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली, तीनों आंकड़े बेहद खराब है, बेहद कमजोर है। अब आंकड़े खराब क्यों नहीं दिख रहे? उसकी वजह कि 5,500 करोड़ से ज्यादा के ऑप्शंस खरीदे हैं एफआईज ने। लेकिन ऑप्शंस में भी हेमंत आप अंदर डिटेल में जाके देखें ना तो एफआईज ने किया क्या है, कौन से ऑप्शन खरीदे हैं? जो पुट बेचे हुए थे उनके जी, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई थी उसके सामने उन्होंने ऑप्शंस में खरीदारी की है, यानी कि उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कमी की है। तो कुल मिलाकर डेटा में दम ही नहीं है। और डेटा में दम नहीं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जब तक बाजार ऊपर पर अहम लेवल को पार न करे तब तक मूड अब सेल ऑन राइस का बनाकर रखे। और वो अहम लेवल 8,800 है। और आपको याद होगा यही कह रहे थे कि जैसे 8,800 टूटेगा, बहुत सारे हेज फंड्स ऐसे होंगे, बहुत सारी एफआईज ऐसी होंगी जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, और वो हुए। अब 8,800 के ऊपर बाजार जब निकलेगा तब मंदी करने वालों के और हेज फंड्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। वो उसके ऊपर निकलने के बाद अपनी मंदी की पोजीशन काटेंगे, तब तक नहीं काटेंगे। इसलिए जब तक 8,800 पार न हो तब तक मानकर चलें एफआईज के खराब डेटा देखने पड़ेंगे आपको। चलिए, तो एफआईज की तरफ से कोई अच्छे संकेत नहीं है। अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे बाजार में तो लोग वेट एंड वॉच का अप्रोच करेंगे और उसके चलते लैक ऑफ बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 20-21 तारीख को जो फेड की इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है उसमें जेनेट येलेन क्या करती हैं, इसके बाद ही एक क्लियर ट्रेंड साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन ऐसे बाजार में आपको कौन से स्टॉक्स हैं जो कमाई कराकर दे सकते हैं, पूछते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए, तेजी का कॉल लेना चाहेंगे आज के दिन किसी शेयर में, या मंदी वाली पोजीशन ज्यादा पैसा बनाकर देगी? नहीं, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति तो बिल्कुल अपनानी चाहिए। मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है। ठीक है, इजी मनी मार्केट्स में भी खत्म हो गया और इजी मनी का जो एक संकेत आया सेंट्रल बैंक से, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। बट ओवरऑल आई फील कि इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे आए हैं और कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेगा। और 20-21 तारीख को अगर कोई पॉजिटिविटी दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। और फिर इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से रेट कट की जो इंडिया में जो होप्स बनी है, उन सबको देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज सर्टेनली बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल रहेंगे। और वॉलेटिलिटी अब इनथिंग हो जाएगी जिस तरीके से एक बॉटम आउट हुआ है। और इस माहौल में मैं स्टिल ये कहूंगा कि डिफेंसिव प्लेज पे ध्यान देना चाहिए। और आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ये काफी मुझे डिफेंसिव लगते हैं। तो जैसे कि मैंने इन्फी सुझाया था, एचसीएल टेक है, डाबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, और इधर फार्मा में इनफैक्ट नेटको और थायरोकेयर, ये ठीक लगते हैं मुझे। नेटको, थायरोकेयर, एचसीएल टेक, डाबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये हैं संदीप जैन जी के आज के टॉप पिक्स। इस पर रखिए नजर। संदीप वागले जी के टॉप पिक्स भी आपके सामने हाजिर करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए एफएनओ का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। जो गिरावट हुई है इसके बाद अब रेंज कहां पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है? रेंज 8,600, 8,800 ये दिख रही है। और 8,600 पर है 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट है कॉल्स में। और उसके नीचे 8,500 पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कहीं कहीं अब से लेकर 20-21 तारीख तक फेड की बैठक तक लगता नहीं कि उस लेवल को इजीली 8,600 तो नहीं तोड़ेगा। हाँ, रेंज लेना चाहे तो जो है वो 50 दिन का डेली मूविंग है। रेंज लेना चाहें तो आप ले लें कि 100 पॉइंट की। बट पहला अहम सपोर्ट अब निफ्टी पर 8,600 का। तो सबसे पहली राय तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ये होगी कि 8,600 के नजदीक पहुंचे तो शॉर्ट कवरिंग तो जरूर कर लें अगर आप शॉर्ट हैं तो। और अगर आप में हिम्मत है, दम है, उतार चढ़ाव झेल सकते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वहां खरीदारी का भी मौका देखें, क्योंकि 8,500 भी नीचे बड़ा सपोर्ट है, 8,600 भी। तो ये दो बड़े अहम सपोर्ट आपके निफ्टी पर नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं। पैनिक करने की जरूरत कहां है? वो है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जिस तरह से सोमवार को 20,000 के नीचे ही ओपनिंग दी और उसके बाद जो तेजी से गिरे वो दिक्कत की बात ज्यादा है। और बैंक निफ्टी में मैं क्यों कह रहा था,
4.25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है जो एक दिन में कम हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि काफी कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखी। अब इसमें पॉजिटिव भी पढ़ सकते हैं, वो पॉजिटिव ये पढ़ सकते हैं कि अगर ट्रेडर्स हल्के हो गए तो शायद बैंक निफ्टी ने जो ज्यादा तेज गिरावट दिखाई है वो उतनी ना हो, और अगर रिकवरी होनी है तो भी बैंक निफ्टी में पहले आती हुई दिखेगी। लेकिन बैंक निफ्टी दिक्कत वाली बात होती दिख रही है, ज्यादा वोलेटाइल होगा, उससे ट्रेड करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो 20,000 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर, और अगर फ्रेश तेजी की पोजीशन बनानी तो 20,200 को पार होने के बाद ही बनानी चाहिए। एक और अच्छी बात जो वायदा कारोबार में पुट कॉल रेशियो घटा है 2 दिनों में 18 बेसिस पॉइंट 1.1 पर आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरसोल्ड हो गया, अभी तक तो उससे तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन थोड़ी पोजीशन हल्की जरूर होती हुई दिखी है। पुट और कॉल में जो एक्शन हुआ है, पुट में काफी कुछ पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स थे जिन्होंने पुट बेच रखे थे उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की है। कॉल्स में एग्रेसिव बिकवाली होती हुई दिखी है, और 8800 के कॉल में 11 लाख शेयर जुड़े हैं सोमवार को। इसका मतलब साफ है कि बाजार ये मानकर चल रहा है 8800 को पार करना इतना आसान है नहीं। तो ये है ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़ों का। तो मोटा मोटी 8,600 ये एक बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने से पहले बाजार को कुछ काफी और खराब खबरें आएंगी तब जा सके। लेकिन देखिए, मैं तो आज अच्छी खबरों के ऊपर फोकस कर रहा हूं, और एक अच्छी खबर सन फार्मा के लिए आती हुई 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बायबैक का शुरू हो जाएगा, और 900 रुपए प्रति शेयर का बायबैक है। 75 लाख शेयरों का बायबैक करेगा सन फार्मा। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, सोमवार का दिन छोड़ दीजिए, तो अगर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत यहां पर इंटरेस्ट ट्रेडर्स की तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा था। चार्ट कैसे लगते हैं? ये थी कि हलोल की मंजूरी आएगी, लेकिन बायबैक है, डेट सही है, लेकिन बहुत छोटा बायबैक है, मुश्किल से ये बायबैक है। इस पे हमने बात की हुई है, क्योंकि ये इसलिए अहम नहीं है क्योंकि डिविडेंड का जो टैक्स बचाने के लिए बायबैक करने की घोषणाएं जो कंपनियां कर रही थी पिछली बार, वो अब खुलता हुआ दिख रहा है। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-2% इक्विटी का भी बायबैक नहीं है, तो बहुत प्राइस मूवमेंट बड़ा देने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से बेटर खबर है। चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? पूछेंगे वागले साहब से। 900 रुपए के बायबैक है तो क्या शेयर आज थोड़ा ऊपर दिखेगा? फार्मा शेयर पे हमारे दूसरे सिलेक्टर संदीप जैन भी देखिए बुलिश हैं। क्या करना चाहिए सन फार्मा में? और संदीप वागले जी के टॉपिक्स हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए, अब 5 एक्सपर्ट आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं। और बिकवाली की राय है विवेक गुप्ता की 24 कैरेट फाइनेंशियल्स के, कह रहे हैं 8,650 तक निकल सकता है निफ्टी, 8,740 का स्टॉप लॉस भी रखें। ओके, और बिकवाली की राय वैशाली पारिक की भी प्रभुदास लीलाधर से 8,760 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहती हैं, 8,650, 8,600 का लक्ष्य। और तीसरे एक्सपर्ट देखिए वो भी बेरिश हैं, पुनीत किनरा बोनांजा पोर्टफोलियो के, मानते हैं कि 8,650 से 8,625 तक निकल सकता है निफ्टी, 8,800 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ओके, और बिकवाली की राय राकेश बंसल की 8,750 स्टॉप लॉस, लक्ष्य 8,622। और हमारे 5वें एक्सपर्ट भी भारतीय बाजार पर बुलिश है के प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के, कह रहे हैं कि बेचकर चलिए, 8810 के टारगेट्स हैं, 8,540 का स्टॉप लॉस। और ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि आप देखिए, लगता है कि वो तेजी की पोजीशंस बता रहे हैं, क्योंकि 8810 तो ऊपर का भाव हुआ, ऊपर का लेवल हुआ। तो अगर आप देखें, इसको हटा देते हैं, देखें तो 5 में से 4 एक्सपर्ट बेरिश हैं, 1 बुलिश। ओके, चलिए, तो राय यहाँ पर मंदी की तरफ ज्यादा है। ऊपर की तरफ के जो लक्ष्य हैं 8,750, 8,802 लेवल है जहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, शॉर्ट करना है। नीचे की तरफ निफ्टी 8,650 से 8,600 की रेंज में फिसलेगा। तो ये 50-50 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ आप रखें नजर में। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। क्लियरेस्ट लाइफ के लिए कुछ नेगेटिव खबरें। अहमदाबाद के प्लांट पर यूएस एफडीए ने कुछ सवाल उठाए हैं, और उनका यह कहना था कि प्लांट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और कर्मचारियों को और ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इसके अलावा नजर रखिए रिलायंस कैपिटल पर, होम फाइनेंस कारोबार को अलग कराकर लिस्ट कराएंगे, और जिन लोगों के पास रिलायंस कैपिटल के शेयर हैं उनको 1 शेयर नई कंपनी का भी दिया जाएगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC, इसके लिए पॉजिटिव खबर। हिंदुस्तान के परमाणु ऊर्जा विभाग से इन्हें 181 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और सन फार्मा पर रखिए नजर, 900 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक करेंगे 75 लाख शेयर, और ये जो बायबैक है ये खुलेगा 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। और केन इंडिया और वेदांता के लिए आखिरी बाधा दूर मर्जर को लेकर, और केन इंडिया के शेयर होल्डर्स ने भी इसे मंजूरी दे दी है। तो आज इन दोनों शेयरों पर रखिएगा नजर।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप जैन साहब, संदीप वागले जी, और अब हमारे साथ नियति बोरा भी जुड़ चुकी हैं और वो आपको बताएंगे केन वेदांता, क्या इस विलय को शेयरधारकों ने भारत में मंजूरी दे दी, इसके बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, बताइए नियति। बेहद पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस केन और वेदांता दोनों पे, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस केन पे बुलिश ज्यादा हैं क्योंकि इसको ज्यादा फायदा मिलेगा। इनके छोटे शेयरधारकों से मंजूरी मिलना बेहद पॉजिटिव है। लंबी अवधि में आपको केन इंडिया लंबा उछाल दे सकता है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है और 245 का भी इन्होंने लक्ष्य दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 30% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। इनका मानना है कि 6% डिस्काउंट पे चल रहा है केन इंडिया वेदांता के, और ये नैरो डाउन करेगा आगे चल के। निवेश करके चलिए, आपको 245 का लक्ष्य केन इंडिया आपको दिखा सकता है। वेदांता के लिए सिटी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। जो मर्जर हुआ है पॉजिटिव तो है, लेकिन कुछ प्राइस इन भी है, डिस्काउंटेड है बाजार में। 175 का इनका लक्ष्य है, 9% का अपसाइड दे रहे हैं, मगर क्रेडिट स्विस काफी ज्यादा बुलिश है वेदांता पर। आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया है इन्होंने। टारगेट प्राइस 205 रुपए का है, जो कि मौजूदा भाव से 27% की तेजी आपको दिखा सकता है। और नीति बताएं, जो दो नतीजे आए हैं उन पर किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, कोल इंडिया और टाटा स्टील? कोल इंडिया पे सबसे पहले बात करूंगी। नतीजे बेहद कमजोर थे, लेकिन ब्रोकरेजेस कॉन्ट्रा कॉल लेके अभी भी चल रहे हैं। बाय का कॉल जेफरीज का है 330 का, जो कि सीएमपी के आसपास का ही लक्ष्य इन्होंने दिया है। कुछ भी चेंज है फिलहाल नहीं करेंगे, डिसअपॉइंटेड है नतीजों के बाद। यूबीएस लेकिन मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल। 410 का इनका लक्ष्य है, 24% की मौजूदा भाव से तेजी ये दिखा सकता है। वीक प्राइसिंग थी जिसके कारण एक कंसेंसस मिस था। ये देखेंगे कि आगे चल के किस तरह से प्राइस हाइक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस पर डिपेंड करेगा। 410 का लक्ष्य फिलहाल यूबीएस दे रहा है, 24% का अपसाइड पोटेंशियल। टाटा स्टील पर जिसने 7 तिमाहियों बाद जो हाईएस्ट एबिटा क्लॉक किया है भारत में, और साथ साथ में यूरोप का जो रियलाइजेशन बेनिफिट इनको मिला है, उसके बाद ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हैं। डॉयचे बैंक होल्ड की रेटिंग के साथ अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहा है। 296 का था, अब इसे बढ़ा के 392 का कर दिया है। 5% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। यूबीएस मेंटेन कर रहा है अपना निवेश करने की सलाह। 410 का इनका लक्ष्य है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 417 का इनका लक्ष्य है। 440 का, मगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो क्रेडिट स्विस की है। सबसे ज्यादा बुलिश टाटा स्टील पे क्रेडिट स्विस है। आउट परफॉर्म की रेटिंग 18% की मौजूदा भाव से आपको तेजी दिखा सकता है। शेयर 440 के लिए निवेश करिए। लेकिन सिटी ये कह रहा है कि जो प्राइस हाइक है उस पर विजिबिलिटी अभी लैग करती है। अगर कोकिंग कोल के प्राइस सर्च करते हैं तो ये आगे चल के इनको हर्ट करेगा। इन्होंने न्यूट्रल का कॉल मेंटेन किया और टारगेट प्राइस 410 से घटा के 395 का किया है, मगर ये भी अभी 6% अपसाइड का ही लक्ष्य उन्होंने दिया है। ऑलराइट, शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। तो पहले बात करते हैं वेदांता की। सीएलएसए कह रहा है कि लक्ष्य जो है वो 205 से बढ़ाकर 235 कर दिया है, और क्रेडिट स्विस कह रहा है कि केन में खरीदारी करिए। 245 रुपए का लक्ष्य क्रेडिट स्विस का केन इंडिया के लिए है। तो ये दोनों स्टॉक्स चार्ट पर कैसे लगते हैं, क्योंकि हमने देखा था सोमवार को काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, जो लोग मानकर चल रहे थे कि शायद छोटे शेयरधारक इसको मंजूरी नहीं दे, एलआईसी की तरफ से कुछ मंजूरियां नहीं आए, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। और आप देखिए 5% नीचे केन इंडिया, 6% के आसपास की गिरावट वेदांता में हो चुकी है। आज कैसे खुलेंगे ये दोनों? हेमंत, शायद ऊपर खुलेंगे। न्यूज पॉजिटिव है जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन मेरा व्यू इसमें दोनों पे नेगेटिव है। Okay. केन पे शायद थोड़ा कम बेरिश होगा। पैटर्न वाइज वेदांता थोड़ा ज्यादा बेरिश है। मैं अभी भी, इनफैक्ट मेरा ये सेल कॉल है। 165 के स्टॉप लॉस से मैं बेचने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है 150 148 का टारगेट आना चाहिए, शायद आज नहीं बट अगले 2-3 दिनों में। और अगर ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। ओके, तो निफ्टी पर भी बिकवाली गिरा है आज, और यहाँ पर भी उछाल में बिकवाली गिरा है बागले साहब की। इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं आज केन वेदांता के स्टॉक का कैसे खुलते हैं, और ऊपर खुलते हैं तो कितना टिक पाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। चलिए, लेकिन एक स्टॉक इसी स्पेस का, और वो है टाटा स्टील। संदीप जैन से राय ली जाए। संदीप जी, नंबर्स बड़ी लंबे समय के बाद अच्छे आए हैं, रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन स्टॉक में रनअप भी उसी तरह का तगड़ा हुआ है। 450 रुपए की रेंज में जाकर स्टॉक पहुंचा है। तो अब ये बताइए, इन लेवल्स पर नतीजों के बाद खरीदा जाए या ग्लोबल माहौल को देखकर इंतजार करना ठीक रहेगा? नहीं, बहुत सही कहा अनिल जी आपने।
इंतजार करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स मिक्स थे। हालांकि मार्जिन्स के फ्रंट पे सही रहे, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो यूरोप के हाल है उन सबको देखते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील की बजाय कोई दूसरा फेरस प्ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कुछ ही दिन पहले मॉइल बताया था, मैंगनीज और में जो कंपनी काम करती है, और सेल है। इनफैक्ट अगर सेल भी अगर थोड़ा सा करेक्शन दिया हुआ है तो नीचे है, तो वहां पे भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। बट टाटा स्टील ओवरऑल बहुत बड़ा रनअप देने के बाद अब मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना सकते हैं, वो भी थोड़ा करेक्शन के बाद। ओवरऑल मॉइल एंड सेल इस सेक्टर में ये दो अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए, तो ये दो स्टॉक्स पर रखी नजर। टाटा स्टील में नतीजे जो हैं वो अपेक्षा के हिसाब से नहीं आए, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर भी आज रहेंगे फोकस में। अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, डीआरआई यानी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ ओवर इनवॉइसिंग के नोटिसेस भेजे, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही। यानी इन्होंने जो कोयला मंगाया उसको महंगा बताकर इंपोर्ट किया, फिर बिजली महंगी बनाई, इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। डीआरआई ने कहा है अडानी ग्रुप ने करीब करीब 3000 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग करी है कोयले में। तो क्या इस खराब खबर के चलते इस स्टॉक में दबाव देखने को मिलेंगे? अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए, चार्ट्स पर क्या लग रहा है? खबर को एक बार अगर अलग भी रख दें तो। हेमंत, हल्के से वैसा बेरिश व्यू पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश सेल करने का मतलब नहीं अगर आज गैप से नीचे खुलता है। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज में मुझे एक 65-66 में स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है, 69 का बंद है, तो अगर 67-68 के आसपास खुलता है तो बेचने का भी मतलब नहीं बनता है। अडानी पावर में भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि 26 के लेवल पे है, तो ₹1 नीचे के लिए मतलब नहीं बनता है, तो मैं इसको पास दूंगा। ये नहीं कि इसमें मैं बुलिश हूँ। जनरली ₹1.5 यानी कि 6% होता है वैसे। एज ए ट्रेडर आपको मिलेगा नहीं, तकलीफ वो है। 6 महीने से ये जांच चल रही थी, नोटिस अब आए हैं, तो जांच का तो पता था बाजार को, लेकिन ये नहीं पता था कि अब अमाउंट बढ़ा है। अमाउंट 3000 करोड़ छोटा नहीं है। और जिस हिसाब से डीआरआई सब कंपनियों के पीछे पड़ा है, अदानी के लिए चूंकि सबसे बड़ा फिगर है, कंपनियां सारी की सारी इन्वॉल्व है। तो आप सही कह रहे हैं, एसआर पावर को 1100 करोड़ का, हाँ, तो वो चूंकि लिस्टेड नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन बाकी अच्छा, रिलायंस पावर की कंपनियों के प्लांट्स के लिए भी आए यही सेम चीज। तो ये जांच अगर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचती है तो ये पेनल्टी भारी पड़ेगी। 3000 करोड़ की पेनल्टी बड़ी होती है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि आज इन खबरों के दम पर ये दोनों स्टॉक गिरेंगे, क्योंकि ये 4-5% की गिरावट तो मार्केट की वजह से हुई, हाई बीटा स्टॉक है। और इस तरह के माहौल में हाई बीटा स्टॉक में एक नेगेटिव खबर की जरूरत खाली धक्का लगाने के लिए होती है, तो वो गिर भी सकते हैं। चलिए, सुमित बगड़िया साहब को शामिल करते हैं कार्यक्रम में, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, हमारे वायदा कारोबार के आज के एक्सपर्ट। तो बगड़िया साहब, पहले तो बताइए, निफ्टी तेजी करें या मंदी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, कल का जो फॉल था, परसों का जो मंडे का फॉल था, उस फॉल को देखने के बाद एक बार ट्रेंड मंदी का बना हुआ है। बट प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर अभी हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर 8700 का एक सपोर्ट बन रहा है। जब तक अभी 8700 टूटता नहीं है तब तक एक बार तेजी के मूव खेल सकते हैं उछाल के लिए। ये उछाल ऊपर में 8800 या फिर 8850 तक का हमको देखने को मिल सकता है। तो प्योरली अगर ट्रेडिंग करनी हो 1 से 2 दिन के लिए तो 8700 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय करके चांस लिया जा सकता है। 8800 और 8850 के टारगेट होंगे। दूसरा, अगर 8700 टूटता है तो फिर इसमें सेल में बैठना है, 8760 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 8610 के टारगेट होंगे। तो दोनों तरफ के व्यू है, बट अभी अगर किसी ने ऑन द स्पॉट पोजीशन लेनी है आज मार्केट खुलने के बाद तो 8700 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 8800 और 8850 के टारगेट के लिए। तो कॉन्ट्रा कॉल लेंगे अगर बाजार कमजोर खुलते हैं, तेजी करने की राय सुमित की तरफ से निकल कर आ रही है। किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछते हैं वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। किरण, हाय मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है आज के लिए? हेमंत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 8690 ऑन द लोअर साइड, 8750 ऑन द हायर साइड। इस दरमियान जब अगर निफ्टी है तो मैं कुछ ना करने की सलाह दूंगा। अगर 8690 के नीचे चला जाता है शांत शुरुआत के बाद तो फिर मंदी हावी होती नजर आएगी और फिर 8720 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए। 8650 पहला टारगेट रहेगा, 8610 दूसरा टारगेट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कगार पे निफ्टी खड़ा है। जो 30 तारीख को हमें ब्रेकआउट मिला था चार्ट पे, रेंज का ब्रेकआउट मिला था 30 अगस्त को, उसी का मीडियन 8690 आ जाता है। तो 8690 बहुत ही अहम लेवल है और वो जो ट्रेंड लाइन है उसकी लेवल भी वही आती है।
तो मेरा ये मानना है कि 8690 के जब तक नीचे नहीं तब तक मंदी की पोजीशन ना बनाए, पर 8750 के ऊपर जब तक नहीं जाता, जो कि हमने सोमवार के दिन में 3 बार टेस्ट किया पर उसके ऊपर जाते हुए हम नाकामयाब रहे, तो उसके ऊपर जाने के बाद मैं बिल्कुल तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि निचले स्तरों पे बहुत सारे शॉर्ट्स अटक जाएंगे। तो कंडीशनल शॉर्ट है आज हमारे दोनों एक्सपर्ट के, इसके ऊपर जाए तो खरीदने, इसके नीचे जाए तो बेचे, यानी कि फिर इसका मतलब क्या है, खुलने दे बाजार को, शुरुआती कारोबार में सेटल होने दे, 15-20 मिनट देखें कि किस लेवल के ऊपर या नीचे बाजार टिकता है, तो वो हम आपको बताएंगे जैसे ही खुलेगा कि खुलने के बाद क्या ट्रेड करना है। ट्रेड तो खुलने के बाद ही करना है, तो ये होगा आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन के बाद। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, देंगे आपको हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स, जो कि स्टॉक फ्यूचर पर, वहां पर इफ और बट नहीं है, आपको ट्रेड कर ही लेना है। शॉर्ट ट्रेडिंग आइडियाज इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप जैन, संदीप वागले, सुमित बगड़िया और किरण जादव भी। चलिए, जैसा हमने कहा था आपको कि ब्रेक के बाद आपको देंगे हम हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। तो पहले तो वागले साहब की पिक्स ली जाए। वागले साहब बताइए कौन से स्टॉक आपने चुने आज? वेदांता तो आपने बता ही दिया। मेरा दूसरा एक सेल होगा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका स्टॉप लॉस होगा 744, टारगेट होगा 687। ये हमारा एसटीबीटी था मंडे को। मुझे लगता है आज इसमें अच्छी खासी मूव आनी चाहिए डाउन साइड पे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बेचने की सलाह होगी 408 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 378। ये 1 या 2 दिन का व्यू है, 4 से 5% डाउन साइड। और बैंकिंग में मुझे इलाहाबाद बैंक वीक लग रहा है पैटर्न वाइज। इसमें 82.50 का स्टॉप लॉस रखिए और 75 के टारगेट के लिए बेचिए। ये भी 1 या 2 दिन का व्यू है। ओके, तो एक भी आज बाय साइड का कॉल नहीं है। ठीक बात है। तो बागले साहब कह रहे हैं निफ्टी भी बेचिए, HPCL, इलाहाबाद बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने देखा था सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिलती, 6% नीचे जाकर ये शेयर ने क्लोज दिया थी। संदीप जैन साहब ने तो अपने स्टॉक्स बता दिए। बगड़िया साहब आप बताइए, आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश है, बेरिश है, आपके टॉप पिक्स? देखिए, एक तेजी का स्टॉक है और एक मंदी का स्टॉक है। तेजी के स्टॉक्स के अंदर HCL टेक है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि यहां से एक तेजी बन सकती है। स्टॉक ने कल के सेशन के मंडे के सेशन के अंदर भी एक तेजी का ही मूव दिखाया था। ये स्टॉक अभी इमीडिएटली एक 40 से 50 रुपए की रेंज में घूमेगा। ऊपर में ये स्टॉक 820 840 तक के इमीडिएट लेवल दिखा सकता है, 830 से 840 तक के इमीडिएट लेवल दिखा सकता है। आई थिंक अगर इसको प्रेजेंट लेवल पे बाय करेंगे तो भी अच्छा है। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 1-2 टके की गिरावट आती है तो भी HCL टेक बाय करने के लिए सही स्टॉक है। नीचे में जब तक ये 750 के लेवल्स टूटेगा नहीं तब तक स्टॉक स्ट्रांग है। और ऊपर के अंदर 830 840 इमीडिएटली हमको देखने को मिल सकते हैं, शायद 850 भी देखने को मिल सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर। तो ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसको बाय करके चलना चाहिए। दूसरा जो मंदी की तरफ का स्टॉक है वो है DHFL। DHFL के अंदर कल हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। स्टॉक ने हैवी करेक्शन दिखाया था ऊपरी लेवल से, सेलिंग प्रेशर हैवी था। अभी इमीडिएटली स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए ये समझ में आता है कि स्टॉक के अंदर यहां से 255 तक के मूव आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कल की क्लोजिंग से अगर थोड़ा सा ऊपर मिलता है तो अच्छा सेल ऑफ होगा 284-85 लेवल्स के आसपास भी, या फिर कल की क्लोजिंग के आसपास भी सेल बना सकते हैं। 290 का इसके अंदर बेस्ट स्टॉप लॉस बैठ रहा है और नीचे में इमीडिएट टारगेट 260-255 तक के आने वाले हफ्ते से 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो SKS भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बेचने की राय दी थी वागले साहब ने, DHFL बेचने की राय देने सुमित, और अब नंबर है पिक्स देने का किरण का। किरण, आपकी पिक्स है सबसे लास्ट में, तो आपकी 2 पिक्स तो लीक हो चुकी है पहले से, इन दोनों ने ही दे दी है और दोनों ने वीक वाली के लिए। लेकिन हाँ, आपके टारगेट्स अलग हो सकते हैं, इसलिए आप अपने टारगेट्स भी बताएं। एकमात्र आपकी खरीदारी की जो राय है सिंजिन की, उसके लक्ष्य भी बता दें हमें। बिल्कुल, भारत फाइनेंस मेरा भी शॉर्ट कैंडिडेट है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सोमवार की तारीख को हमने देखा था टूटते हुए, 745 लेवल है, इसलिए 750 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बनाने की सलाह होगी। टारगेट 710 के मुझे इजीली अचीव होते दिख रहे हैं। दूसरा होगा दीवान हाउसिंग फाइनेंस DHFL। इधर भी एक अच्छी नेगेटिव मूव दिखाई दे रही है। मेरे स्टॉप लॉस 285 के होंगे, जो कि बहुत नजदीक है, और टारगेट्स 265 के होंगे। सिंजिन की बात करें तो सिंजिन एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप डिफेंसिव के तौर पे समझ सकते हो कि मंदी के मूव में ये एक अप मूव देने की क्षमता रखता है। ये क्योंकि हमने 400-500 रुपए से जो 470 तक ये स्टॉक नीचे आया है, वो बिल्कुल बहुत कम वॉल्यूम से आया है। तो मुझे लगता है एक पुल बैक रैली डिफेंसिव सेक्टर में बनती है, तो स्टॉप लॉस 465 का रख के बाय इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट 480 के इजीली देखने को मिल जाने चाहिए आज।
ओके, तो सिंजिन में खरीदारी और DHFL भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। सुमित, ऑप्शंस में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? हेमंत, ऑप्शंस के अंदर देखिए सीमेंट स्टॉक्स में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। एसीसी ने कल बहुत अच्छा सेल ऑफ दिया था। स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में करीब करीब आप देखो तो ऊपरी लेवल से ₹125 गिरा चुका है। तो आई थिंक अभी प्रेजेंट लेवल पे फ्यूचर्स में नहीं काम करके ऑप्शंस में काम किया जा सकता है। एसीसी का पुट खरीदने की सलाह होगी 1580 के लेवल की, जो कि एट द मनी पुट होगा। ये अभी करीब करीब ₹30 के आसपास होगा, तो 25-30 रुपए के बीच में कभी भी इसको खरीद सकते हैं 1580 के पुट को। नीचे में ₹15 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एसीसी हमें ऐसा लगता है कि इस फॉल के अंदर ये यहां से करीब करीब 80 से ₹100 का फॉल और देगा, यानी 1580 का जो क्लोजिंग है यहां से ये कम से कम नीचे में 1520 या फिर 1480 तक के लेवल हमको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, 3 से 4 दिनों के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो ये पुट की वैल्यू हो जाएगी ऊपर में ₹60 तक की। तो आई थिंक इसको प्रेजेंट लेवल पे बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठ रहा है। ₹15 के स्टॉप लॉस से 1580 के पुट को बाय कीजिए एसीसी के, और 50 से ₹60 के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। मंदी करनी हो पुट खरीदे एसीसी का, ये राय है सुमित बगड़िया की। सुमित, ये राय आपकी पुट को लेकर है, और सीमेंट स्टॉक्स में वैसे भी हमने अच्छी कमजोरी देखी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर हम बात करेंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। नतीजे जो आए कल और परसों बाजार बंद होने के बाद, उन पर किस तरह का आज रिएक्शन होने वाला है, उन शेयरों पर होगा फोकस। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप जैन, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, किरण जाधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ ही देर में अमरीश बलिगा भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगे। लेकिन बात करेंगे आज ADAG पैक की। देखिए, ADAG पैक आज फोकस में रहने वाला है, और सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। नतीजों के साथ साथ बाजार ये भी मानकर चल रहा है कि एयरसेल की डील आएगी, टावर से रिलेटेड कुछ खबरें आ सकती हैं, और पिछले कई दिनों से इस तरह का बस बाजार में बना हुआ है। चार्ट देखकर बताइए किरण, रिलायंस कम्युनिकेशन कैसा लगता है, और इस इवेंट से पहले कोई पोजीशन आप लेना चाहेंगे, और लेना चाहेंगे तो किस तरह? नहीं, कुछ करने की चाहत नहीं दिखाई दे रही है, और चार्ट भी ऐसे ही साइडवेज मूव में है। अगर 46 निकल जाता है, 4650 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर वो निकल जाता है निचले स्तरों पे, तो मैं शॉर्ट पोजीशन जरूर बनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि फरवरी महीने से हम देख रहे हैं कि इन लेवल्स पे आते ही हम छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। रिजल्ट कैसे आएंगे मालूम नहीं, पर अगर 4650 के नीचे चला जाता है तो स्ट्रांग एग्रेसिव शॉर्ट बनाने की सलाह होगी। किरण, ये ऐसा क्यों, बेरुखी क्यों है कि कुछ नहीं करने की इच्छा है? कुछ तो ट्रेड की, देखिए वो कहते हैं घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अगर कोई एडवाइजर या ब्रोकर एडवाइस नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, करवाएगा तो क्या करेगा? ऐसा नहीं अनिल जी, कैसा है कि ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड एक पुरानी कहावत है, सभी को मालूम है। पर अगर ट्रेंड साइडवेज है तो कुछ ना करने की सलाह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपल्सरी ट्रेडिंग में बहुत से पैसे निकल जाते हैं, ये सभी ने देखा है, आपका भी अनुभव वही होगा। ट्रेंड तो साइडवेज नहीं, नीचे की तरफ है। अब देखिए 2016 में इस साल करीब करीब 43% की गिरावट इस स्टॉक में देखी जा चुकी है, क्योंकि कर्जा बढ़ा था, और अब इस कर्जे को घटाने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए आज की जो बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। अगर ये मर्जर हो जाता है तो तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। ये बात अलग है कि टेलीकॉम कंपनियों के साथ आजकल बाजार किस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है। और दो चीजें, एक तो पहला जो किरण ने कहा, कई बार ट्रेड करने से ट्रेड न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये बात सही है ऑन ए सीरियस नोट। तो और दूसरा ये कि जहां तक इसका सवाल है, दिक्कत एक ही है हेमंत, ये मर्जर बहुत बड़ा है, रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बड़ा पॉजिटिव भी, लेकिन दिक्कत ये कि हम सबको पता है बिल्कुल, और हम सबको ये भी पता है कि आज आने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो लोग सोच रहे हैं, अच्छा दूसरा ये भी कि आरकॉम बैन में भी है वायदा कारोबार के, तो आपके लिए फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका तो है नहीं। तो होगा क्या, मर्जर आएगा, स्टॉक बढ़ेगा, और वहां पर पोजीशंस कम होगी, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स की, तेजी वालों की भी और मंदी वालों की भी। तो मेरे ख्याल से मर्जर के बाद 55-56 रुपए बस मैक्स अगर हो जाए तो वो टॉप है। वो कल होगा फिर आज, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद शाम को आएंगे हम, तो बस उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, करेंगे पहला सौदा की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ।